हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का। पिछले वीडियो में आरंभिक परिचय के रूप में मैंने जो आप लोगों को नाज़ीवाद और हिटलर के बारे में बताया था, वो एक्चुअल में हिटलर की मृत्यु के बाद की जो कथानक है वो था। वहाँ पर हमको वहीं तक पहुँचना है, एक एक कदम करके नाज़ीवाद क्या है और हिटलर का जन्म कैसे हुआ, हिटलर का उदय कैसे हुआ, इसको हमको पढ़ना है। आज के हमारे इस कंटेंट में, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला कंटेंट जिसका नाम है वाइमर गणराज्य का जन्म। इसके पहले आप लोगों ने फ्रांस और रूस के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए गणराज्य क्या है इस बारे में आपको बताने की मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं करता हूँ। तो जैसे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन करके गणतंत्र आया था, रूस में राजतंत्र का उन्मूलन करके गणतंत्र आया था, इसी तरह से जर्मनी में भी राजतंत्र को हटाकर गणतंत्र लाने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे। ये रेडिकल्स, डेमोक्रेट्स, ये सारे लोग, लेकिन ला नहीं पा रहे थे। केसर विलियम द्वितीय जो था वह जर्मनी का राजा हुआ करता था, निरंकुश शासक था, दैवीय सिद्धांतों को मानने वाला था और उसी के नेतृत्व में जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ में ही वाइमर गणराज्य का जन्म होता है। और ये कैसे होता है, आज इस कंटेंट को, इस विषय को आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। वाइमर गणराज्य का जन्म हम देख रहे हैं, जैसा कि आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है, ये विश्व के नक्शा पूरा ग्लोब है, इसमें जर्मनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, आपको शताब्दी बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि 1900 से लेकर 2000 तक के सन के बीच की स्थिति कहलाती 20वीं शताब्दी। जैसे अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, मतलब सन 2000 से लेकर 2100 तक के बीच की अवधि 21वीं शताब्दी कहलाती। तो इसी तरह यहाँ पर 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी जो है एक पावरफुल साम्राज्य हुआ करता था, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से उसकी पावर दिखाई दे रही है। जब ये पावरफुल है तो इसका पड़ोसी जो देश था वो था ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर इस ताकतवर जर्मनी साम्राज्य ने मित्र राष्ट्रों के साथ, मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, इनके साथ मिलकर पहला विश्व युद्ध लड़ा। अच्छा, इस विश्व युद्ध में दुनिया की सारी बड़ी शक्तियां जो है कूद पड़ी थीं। और क्यों कूद पड़ी थी? उनको सबको ये लग रहा था कि हम जल्दी से इस युद्ध को जीत लेंगे और बदले में हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। मतलब एक फ़ायदे वाली सोच से, एक लालच से दुनिया की सारी बड़ी शक्तियाँ, सारे जो साम्राज्य थे, ये युद्ध में अपने आप को सम्मिलित कर बैठे थे। लेकिन इसका उल्टा हो गया। इन सबको ये अंदाज़ा नहीं था कि युद्ध जो है इतना लंबा खिंच जाएगा। किनको अंदाज़ा नहीं था? मित्र राष्ट्रों को और केंद्रीय शक्तियों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये युद्ध जो है इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को ये युद्ध आर्थिक दृष्टि से निचोड़ के रख देगा। मतलब पूरे तरीके से ये देश जो है, यूरोपीय महाद्वीप के जितने देश हैं, वे बर्बाद हो जाएंगे। विश्व युद्ध की स्थिति के बारे में बात करें कि जब विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो जर्मनी ने शुरुआती सफलताएं हासिल की। कैसे? उसने फ्रांस और बेल्जियम के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया, मतलब लगभग कब्जा जमा लिया। लेकिन फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा जमाने के बाद जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के खेमे में शामिल हो गया। और जैसे ही अमेरिका मित्र राष्ट्रों के खेमे में शामिल हुआ, मित्र राष्ट्रों की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और वे पावरफुल हो गए। अब नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को मिलकर, मित्र राष्ट्रों ने मिलकर केंद्रीय शक्तियों को पराजित कर डाला और जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है वह जर्मनी और ऑस्ट्रिया के प्रार्थना करने के बाद हुई। तो ये कहानी आपकी समझ में आ गई कि मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों या केंद्रीय शक्तियों के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें जर्मनी ने शुरुआती सफलता हासिल की। लेकिन जब अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा तब मित्र राष्ट्रों को ताकत मिल गई और अंत में जर्मनी हार गया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और वहाँ के सम्राट ने पद त्याग दिया। क्या किया? वहाँ का सम्राट जो था ये केसर विलियम द्वितीय हुआ करता था, इसने पद को त्याग दिया 9 नवंबर 1918 को।
और एक राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का मौका वहां की संसदीय पार्टियों को मिल गया। जैसे ही सम्राट ने पद त्याग किया, युद्ध में हार गया और वह हॉलैंड चला गया। यहाँ पर जो संसदीय पार्टियों के जो राजनीतिक दल के लोग थे वे चाहने लगे कि अब लोकतंत्र स्थापना के लिए यह एक अच्छा समय है, और इसी सिलसिले में उन्होंने क्या किया, एक आम सभा की बैठक बुला ली, एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई। ये राष्ट्रीय सभा की बैठक वाइमर में बुलाई गई। ये जर्मनी के नक्शे में आप देख रहे हैं, यहाँ पर वाइमर स्थित था। इस वाइमर में यहाँ पर ये बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में एक संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान को पारित किया गया और उसे लागू करने का प्रयास किया। इस तरह से जर्मनी की पराजय हुई। जर्मनी की पराजय के बाद वहाँ का राजा गद्दी छोड़ के हॉलैंड भाग गया। वहाँ पर जो लोग संसदीय पार्टियों के जो लोग थे, राजनीतिक व्यवस्था के जो लोग थे, उन्होंने एक राष्ट्रीय बैठक बुलाई, राष्ट्रीय सभा बुलाई। उस सभा में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जारी किया गया, लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया और ये सभा चूँकि वाइमर में हुआ था, इसलिए इसको हम वाइमर गणराज्य के नाम से भी जानते हैं। अब इस नई व्यवस्था में क्या चीज़ थी, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए, इस नई व्यवस्था में जर्मन संसद, जर्मन को एक्चुअल में वास्तविक नाम उस समय जर्मन राइख ही हुआ करता था, तो जर्मन संसद यानी कि राइख स्टॉग। अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जर्मनी की संसद का नाम क्या है। जिस तरह से चीन की संसद का पूछ लेते हैं, हमने राजनीति विज्ञान में देखा, उसी तरह इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो जर्मन की जो संसद थी वो उसका नाम था राइखस्टाग। तो वहाँ के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। वोट के माध्यम से जर्मनी की संसद के चुनाव होने लगे। अच्छा, चुनाव के लिए यहाँ पर औरतों को वोट डालने से नहीं रोका गया। जो स्थिति फ्रांस और रूस में थी वो स्थिति जर्मनी में दिखाई नहीं दी। यहाँ पर औरतों सहित अन्य वयस्क नागरिकों को भी समान रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया और इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी की संसद के चुनाव होने लगे। लेकिन ये जो नया गणराज्य बना था, कौन सा, वाइमर गणराज्य, ये जो नया वाइमर गणराज्य था ये जर्मनी के लोगों को रास नहीं आ रहा था। जर्मनी के लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। ये जो वर्साय का किला आप फ्रांस में आपने देखा होगा, ये वही वर्साय का किला है। यहीं पर संधि हुई और यहाँ पर जो संधि हुई इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इन संधि की शर्तों ने जर्मनी की जनता को इतना अपमानित किया कि उनके अंदर गुस्सा पनपने लगा, बहुत ही ज़्यादा रोष व्याप्त हो गया उनके अंदर। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या थीं, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि जर्मनी के जो सारे उपनिवेश थे वो, उन उपनिवेशों में रहने वाले लगभग 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार, साथ में 26% कोयला भंडार, ये सारे के सारे फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करना पड़े। मतलब जर्मनी जो कि ये इतना बड़ा साम्राज्य है, इसने अपने सारे उपनिवेश और अपना लोहा और कोयला भंडार लगभग इन देशों के हवाले उसको कर देना पड़ा। यहीं तक इस संधि की बातें नहीं रुकी। जर्मनी की जो ताकत थी वो उसकी सेना में थी, तो जो रही सही ताकत बची थी उसको नष्ट करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, उसकी सेना को भी भंग कर दिया और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण जितनी भी तबाही हुई थी उस सारी तबाही का जिम्मेदार किसको ठहरा दिया गया, जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। बोला गया कि ये युद्ध में जितनी भी तबाही हुई ये जर्मनी तुम्हारे कारण हुई और इसके एवज में तुमको 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया जाता है। अब आप सोचिए, एक तो उसके कोयला भंडार छीन लिए, लौह भंडार छीन लिए, उसके उपनिवेश छीन लिए और ऊपर से उसके ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगा दिया। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। खनिज संसाधनों वाले जो राइनलैंड है, ये आपको दिख रहा है, ये राइनलैंड यहाँ पर ये सर्किल में मैंने बताने की कोशिश की है। ये जो है ये राइनलैंड, इस पर 20 के दशक में मतलब 1920 से 1930 के बीच ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। फ्रांस, बेल्जियम, शारलैंड जैसे देशों का ही यहाँ पर कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। अब यहाँ पर जो लास्ट लाइन आपकी जो दिखी रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है कि
इस अपमानजनक संधि के लिए जर्मनी की जनता ने वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। आखिर क्यों? जबकि युद्ध के समय तो वाइमर नाम का या वाइमर गणराज्य नाम की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। युद्ध लड़ा राजतंत्र के अंतर्गत केसर विलियम द्वितीय ने और उसके सेनापति ने, उसके मेजर जनरल ने, लेकिन सारी जिम्मेदारी थोप दी गई किसके ऊपर? वाइमर गणराज्य के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? चलिए, हालांकि इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कोर्स में नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी के साथ में जल्दी से इसको बता देना चाहता हूँ। चलिए आप समझ लीजिए। ये देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों एवं युद्ध में कई स्थानों पर जर्मनी की पराजय से जर्मन राजसत्ता और केसर विलियम के विरुद्ध विद्रोह होने लगे। केसर इन स्थितियों को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं था, तो उसने 10 नवंबर 1918 को सिंहासन त्याग दिया और हॉलैंड के लिए चला गया। अब जब हॉलैंड के लिए चला गया और यहाँ पर सत्ता खाली हो गई, तब एसडीपी के अध्यक्ष फ्रेडरिक एबर्ट ने, किसने? फ्रेडरिक एबर्ट ने सत्ता प्राप्त की और वह गणतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करने लगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप बहुत अच्छे से। जब केसर विलियम द्वितीय सिंहासन छोड़कर हॉलैंड भाग गया, तो अब जर्मनी का शासन किसी को तो संभालना था। तो फ्रेडरिक एबर्ट, जो कि एसडीपी के अध्यक्ष थे, एक राजनीतिक पार्टी थी, उन्होंने इस सत्ता को संभाल लिया और उन्होंने ये प्रयास शुरू कर दिए कि अब यहाँ पर गणतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सरकार चलना चाहिए, और इस प्रयास के लिए वे लग गए। लेकिन होता क्या है, जो केसर विलियम द्वितीय का फौजी कमांडर था, मेजर लुडेनडॉर्फ, वो जो है शुरुआती रूप से उसने सफलता हासिल की, लेकिन जब अमेरिका युद्ध में कूद जाता है तो जर्मनी बुरी तरह पराजित होने लगता है। और जब जर्मनी को पराजित होते देख ये जो मेजर एरिक लुडेनडॉर्फ है, ये अपनी मानसिक स्थिति खो देता है, असंतुलित हो जाता है और ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह से युद्ध विराम की स्थिति हो जाए। लेकिन इसके दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि युद्ध विराम की स्थिति तो हो, लेकिन हार का दोष किसी भी तरह से आर्मी के ऊपर ना आए, जर्मन सेना के ऊपर ना आए, और इस तरह से डाइवर्ट किया जाए माहौल को कि पूरा का पूरा दोष इस नए गणराज्य के ऊपर, ये नए शासकों के ऊपर आ जाए। और उसने वहाँ से जैसे ही केसर विलियम द्वितीय हॉलैंड गया, इसने भी स्वीडन का रास्ता पकड़ लिया और स्वीडन पहुंचकर ये पत्र लिखता है, पत्रिकाओं में लेख लिखता है कि जर्मन की सेना तो ताकतवर थी, वो लड़ना चाहती थी, लेकिन जो नई सरकार आई वो युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी युद्ध हार गया और उसको इतनी अपमानजनक संधि करना पड़ी। और यही बात हिटलर ने और अन्य रेडिकल्स लोगों ने इसको जर्मनी की जनता के बीच में बहुत अच्छे से प्रसारित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो वाइमर गणराज्य के लोग थे, जिन्होंने वाइमर गणराज्य स्थापित किया था, और उसके पहले जो फ्रेडरिक एबर्ट के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, इन लोगों को जर्मनी की जनता वर्साई की संधि का दोष देने लगी और साथ में इनको नवंबर का अपराधी भी कहने लगी, जिसको हम आगे देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस युद्ध का असर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए, प्रभाव क्या पड़ा। तो इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही लेवल पर तोड़ कर रख दिया। कौन से महाद्वीप को? यूरोपीय महाद्वीप को। ये जो यूरोपीय महाद्वीप का मैप आपको दिख रहा है, इस पूरे को तोड़ कर रख दिया। किसने? प्रथम विश्व युद्ध ने। जो यूरोप कल तक कर्ज देने वाला राष्ट्र था, महाद्वीप था, जो यूरोप कल तक दूसरे महाद्वीपीय देशों को, दूसरे देशों को कर्ज दिया करता था, लोन दिया करता था, युद्ध खत्म होते होते वह कर्जदारों का महाद्वीप बनकर रह गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य केसर विलियम द्वितीय द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य फ्रेडरिक एबर्ट से वसूल किया जा रहा था। वर्साई की संधि के जो प्रतिबंध थे, उसका परिणाम वाइमर गणराज्य को भोगना पड़ रहा था, जबकि युद्ध किसके लिए लड़ा गया था? केसर विलियम द्वितीय की अहंकारी भावना ने लड़ा था, उसकी साम्राज्यवादी विचारधारा के कारण हुआ। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा, साथ में हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था।
जर्मनी के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज लाद दिया गया कि दोबारा वह सिर उठाकर ना जी सके, दोबारा वह किसी से युद्ध लड़ने की हिमाकत ना कर सके, और ये पूरा बोझ लाद दिया गया वाइमर गणराज्य के ऊपर। वाइमर गणराज्य के जो हिमायती थे उनमें मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे, जबकि रूढ़िवादी और पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा और उनको नवंबर के अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। इस तरह इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि वाइमर गणराज्य के लोगों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। नवंबर के अपराधी इसलिए क्योंकि नवंबर 1918 में युद्ध की समाप्ति हुई थी और इस युद्ध की समाप्ति के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने प्रार्थना की थी मित्र राष्ट्रों से। केसर विलियम द्वितीय सत्ता छोड़कर भाग चुका था हॉलैंड, उसका जो कमांडर था वो स्वीडन भाग चुका था, और एक पूरी रणनीतिक दृष्टि से उन्होंने क्या किया, सेना को इस दोष से बचा लिया कि युद्ध हारे सेना की कमियों से या राजा की कमियों से, और पूरा का पूरा दोषारोपण कर दिया वाइमर गणराज्य के ऊपर। इस वाइमर गणराज्य के जो समर्थक थे, जो हिमायती थे, वो समाजवादी थे, डेमोक्रेट्स थे, कुछ साम्यवादी भी थे। लेकिन जो पुरातनपंथी राष्ट्रवादी थे, जो रूढ़िवादी राष्ट्रवादी थे, परंपरागत राष्ट्रवादी थे, जिनमें हिटलर की तरह स्वभाव के लोग भी थे, हिटलर ने भी प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था, इस तरह के जो लोग थे वो वाइमर गणराज्य के लोगों को नवंबर के अपराधी कहकर चिढ़ाने लगे। चलिए आगे देखते हैं। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ी। पूरे यूरोपीय समाज में सिपाहियों को आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। राजनेता इस बात का प्रचार करते कि और इस बात पर जोर देते कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन किया जाने लगा कि किस तरह से हमारे वीर सैनिक खंदकों में अपना जीवन जीते हैं और राष्ट्र के लिए पूरे तरह से समर्पित रहते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर थी। सिपाही बेचारे इन खंदकों में बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह की खंदकें खुदी होती थी और इनमें सिपाही लोग रहा करते थे, और इन जिंदगियों का नेता और मीडिया जमकर प्रचार करती और इनके महिमा मंडन करती। लेकिन बेचारे जो सैनिक थे वो वहाँ पर खंदकों में बड़ी ही दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते और साथ में अपने साथियों को पल पल मरते हुए भी देखते थे। भाई, जो साथी मरते उनकी लाशों को ठिकाना लगाने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। जब ऐसी स्थिति बनती तो उन लाशों को खाने के लिए ढेरों चूहे वहाँ उपस्थित हो जाते, उससे गैसें निकलने लगती, जहरीली गैसें बनती। तो इस तरह के मास्क लगाकर, जहरीली गैस से बचने के लिए मास्क लगाकर भी वे बेचारे गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते और साथ में अपने सहयोगियों को एक एक करके मरता हुआ देखते जा रहे थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें दोयम हो गईं, गौड़ हो गईं। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। कौन थे ये रूढ़िवादी तानाशाह? इस तरह के लोग थे जिनको व्यापक जन समर्थन हासिल होने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और नाजुक विचार था। दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना यह विचार नहीं कर सकता था। जर्मनी में जो तानाशाही वृत्ति के रूढ़िवादी लोग थे, जो हिटलर के लगभग समर्थक लोग थे, उन्होंने फौजियों का गुणगान गाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि खंदकों में हमारे वीर सैनिक कितनी बहादुरी का जीवन जी रहे हैं, जबकि बेचारे वे सैनिक लाश खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे सैनिक बेचारे अपने साथियों को पल पल मरते हुए देख रहे थे। खंदकों में जहरीली गैसें बनती, उनके लिए मास्क लगाते और जिनके पास मास्क ना होते बेचारे वो अधमरे बीमार की तरह जीवन जीते। इस तरह की स्थिति वहाँ पर रहती। लेकिन सार्वजनिक जीवन में लोग इन फौजियों के लिए जब बढ़ चढ़कर इनके राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक बना दिया इनको, और जो ऐसा कर रहे थे ऐसे रूढ़िवादी तानाशाहों का जनता ने भरपूर समर्थन दिया और जनता उनके पीछे हो ली। हालांकि उस समय लोकतंत्र, जैसा कि यूरोप में समाजवाद का आगमन की बात करें तो इसी तरह से लोकतंत्र का जो विचार था वो यूरोप के दो महायुद्धों के बीच में
बहुत ज़्यादा टिकने वाला विचार नहीं था। वहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी या फिर तानाशाही व्यवस्था चल रही थी। तो लोकतंत्र का जो विचार था वो किसी भी स्थिति में यूरोपीय महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में स्थिर रूप से टिकने वाला विचार साबित नहीं हुआ था। फिर भी लोगों ने कोशिश की। किस तरह की कोशिश की? राजनीतिक रेडिकलवाद, मतलब आमूल परिवर्तनवादी और आर्थिक संकट, इसको हम समझते हैं। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी उसी समय रूस में जो बोल्शेविक क्रांति चल रही थी उसी की तर्ज पर जर्मनी ने भी स्पार्टकिस्ट लीग नामक क्रांतिकारी विद्रोह को अंजाम देना शुरू कर दिया। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों ने मिलकर एक सोवियत तैयार कर ली। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था के हिमायती जो लोग थे वे नारे लगाते रहे। ये जो बर्लिन है जर्मनी का, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था के नारे गुंजायमान कर रहे थे कि जिस तरह से रूस में साम्यवादी व्यवस्था है उसी तरह से जर्मनी में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाए। और इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होने का फैसला किया और इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। किन्होंने? समाजवादियों ने, डेमोक्रेट्स ने और कैथोलिक गुटों ने। सोवियत किस्म की व्यवस्था वो लोग नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हो और इसके लिए ये लोग इकट्ठा हुए और वाइमर में बैठे ये लोग। और इस वजह से इन दोनों के बीच में साम्यवादी व्यवस्था लागू करने वाले स्पार्टकिस्ट लीग के लोग और लोकतांत्रिक व्यवस्था लगाने वाले वाइमर गणराज्य के संस्थापक लोगों के बीच में माहौल बिगड़ने लगा। आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों की एक फीकोर नामक संगठन था उसकी मदद ली और उसकी मदद से ये जो स्पार्टकिस्ट किस्म के लोग थे जो साम्यवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, इनके विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाल दी और इसके बाद कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ फिर ये लोग और इतने दुश्मन हो गए कि भविष्य में हिटलर के खिलाफ कभी साझा होकर मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से रूस में सोवियतों के गठन करने के बाद साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई थी, जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग के माध्यम से लोगों ने यह व्यवस्था लागू करने की कोशिश की, लेकिन यह व्यवस्था अंजाम तक पहुंचती उसके पहले ही वाइमर गणराज्य के समर्थकों ने, जो पुलिस का एक संगठन था, सिपाहियों का एक संगठन था फीकोर, उसकी मदद ली और इस विद्रोह को कुचल दिया। आगे चल के परिणाम ये हुआ कि ये जो साम्यवादी व्यवस्था को लागू करने वाले लोग थे ये और समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था लागू करने वाले लोग थे, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मनी हो गई और इस कट्टर दुश्मनी का परिणाम ये हुआ कि ये कभी भी भविष्य में हिटलर के साथ साझा दोस्त बन के सामना करने के लिए नहीं आ पाए। ये बिखरे रहे और उसका फ़ायदा भी हिटलर को कहीं ना कहीं मिलता रहा। अब इसका परिणाम आगे क्या होता है कि साम्यवादी व्यवस्था तो समझ लो एक तरह से उसके जो विचार थे वे अंकुरित तो हो ही रहे थे और उनको नष्ट कर दिया गया। अब क्रांतिकारी और समाजवादी लोग जो रेडिकल्स लोग थे, ये रेडिकल व्यवस्था के लिए, रेडिकल चेंजेस के लिए उग्र होने लगे, तैयार होने लगे। ये डिमांड करने लगे कि अब वाइमर गणराज्य को तत्काल अलग हो जाना चाहिए और एक आमूल परिवर्तनवादी व्यवस्था जर्मनी में आ जाना चाहिए। चलिए समझते हैं आगे क्या हो रहा है। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। क्या हुआ? 1923 का आर्थिक संकट इस तरह का था कि जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में जो लड़ाई में भाग लिया था उसके लिए उसने कर्ज लिया हुआ था। कर्ज लेकर लड़ाई लड़ा और बाद में युद्ध के बाद जब वर्साय की संधि हुई तो उसमें उसे स्वर्ण मुद्रा के रूप में हर्जाना भी भरना पड़ा। तो एक तो युद्ध ही कर्ज लेके लड़ा और ऊपर से हार के बाद उसके ऊपर लाखों टन सोने की कीमत के बराबर कर्ज लाद दिया गया। इस दोहरे बोझ के कारण जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए।
ये आपको दिख रहा है कि जर्मनी पर 1 लाख टन सोने की कीमत के बराबर आर्थिक दंड लगा था और इसको चुकाने में 91 साल लगे थे। वर्साई की संधि के तहत जो आर्थिक दंड जर्मनी को लगाया गया था, उस दंड की आखिरी किस्त 2 अक्टूबर सन 2010 को चुकाई गई थी। ये स्थिति थी वहाँ की। मतलब जितना उसने दंड के रूप में पैसा भरा, उसकी कीमत 42,000 टन सोने की कीमत के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी की कमर टूट चुकी थी। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भैया अब हमारे पास बिल्कुल शक्ति नहीं बची है, अब हम कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, हमारी खुद की कमर टूट चुकी है, हमारे पास न तो पैसा है ना ही हमारे पास कोई स्वर्ण भंडार है। अब जब कर्ज चुकाने से मना कर दिया तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, जर्मनी का जो प्रमुख औद्योगिक इलाका था रूर, उस पर कब्जा जमा लिया और उस रूर के जो कोयला भंडार थे उस पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। तो इस तरह से जर्मनी की हालत खस्ता हो गई, उसके पॉकेट खाली हो गए और इस खाली पॉकेट के कारण जब वह कर्ज नहीं चुका पाया तो फ्रांस ने उसके कोयला भंडारों पर, उसके औद्योगिक इलाका रूर पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने इसके लिए खुले तौर पर तो फ्रांस का विरोध कर ही नहीं सकता था, चूँकि उसके पास ऐसी स्थिति ही नहीं थी। तो उसने क्या किया, निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई? निष्क्रिय प्रतिरोध की मतलब भाई चुपचाप विरोध करते रहो अपने लेवल पे। तो उसने क्या किया, बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मनी ने नोट छापना आरंभ कर दिया और जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा का अवमूल्यन होने लगा। अप्रैल के महीना की अगर हम बात करें तो 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर पहुंच गई। ये स्थिति हो गई और धीरे धीरे करके जुलाई में जब जुलाई का महीना आया तो 3,53,000 मार्क के बराबर 1 अमेरिकी डॉलर हो गया। 1 महीने बाद अगस्त में 46,21,000 मार्क के बराबर 1 अमेरिकी डॉलर हो गया। दिसंबर में तो हालत लगभग 10 करोड़ मार्क के बराबर 1 डॉलर की कीमत हो गई। अगर कहा जाए तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 1 डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, मार्क जो है तत्कालीन जर्मन मुद्रा थी, मार्क की कीमत जैसे जैसे नीचे आती, डाउन होती, वैसे ही वैसे ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। रोटी महंगी हो गई, कपड़ा महंगा हो गया, मकान महंगा हो गया। कार्टून चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर भर कर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा कि यदि पाव रोटी 4 खरीदना है तो उसके लिए एक बैलगाड़ी में मार्क बोरियों में भर भर कर ले जाना पड़ता था। अब इस समय स्थिति ये हो गई कि पूरा जर्मन समाज जो था वो दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया। इस संकट को नाम दिया गया अति मुद्रास्फीति। अब यदि परीक्षा में आता है कि अति मुद्रास्फीति क्या होती है तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। समझ में आ गया ना ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी को अब इस संकट से निकालना जरूरी था, तो इसके लिए मदद किसने की? अमेरिकी सरकार ने। अमेरिकी सरकार ने जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए हस्तक्षेप किया और इसके लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना तैयार की। इस योजना में अमेरिका ने जर्मनी को आर्थिक संकट से दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय करने की बात कही और शर्तों को दोबारा तय किया गया। मतलब कंट्रोल आल्ट डिलीट कर दिया गया, पुराना मैटर खत्म करके फिर से नई शर्तें लागू कर दी गई। अब हम देखते हैं मंदी के साल। जर्मनी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लाखों टन सोने की कीमतें उसको हर्जाने के रूप में देनी पड़ रही थी। आखिर में जर्मनी ने 1923 में ये कह दिया कि फ्रांस भैया मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। बदले में फ्रांस ने उसके कोयला भंडारों पर कब्जा कर लिया। अब जर्मनी की स्थिति इतनी तगड़ी नहीं थी कि वो फ्रांस से डायरेक्ट युद्ध लड़ सके, तो उसने क्या किया, निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई और इतने ज़्यादा नोट छाप दिए कि उसके मुद्रा का अवमूल्यन हो गया और देश में अति मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई। चीज़ों इतनी महंगी हो गई कि खाने के लिए एक पैकेट पाव रोटी अगर खरीदना हो तो बैलगाड़ी भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। जर्मनी जो है, जर्मन समाज जो है, वह पूरी दुनिया में सहानुभूति का पात्र बन गया, दया का पात्र बन गया। ऐसी स्थिति को देखकर अमेरिका ने आगे कदम बढ़ाए
उसने हर जाने की शर्तों को दोबारा रीसेट किया और उसकी मदद करने की बात ठानी। लेकिन कहते हैं ना कि यदि किसी की किस्मत में सुख ना हो तो कोई कितना भी प्रयास कर ले उसको सुख नहीं मिलता है। जर्मनी के साथ भी लगभग यही स्थिति थी। अमेरिका जो जर्मनी की मदद करने के लिए आगे आया था, अब खुद अमेरिका की स्थिति बिगड़ने लगी थी। इसी को हम पढ़ेंगे मंदी के साल के रूप में। चलिए, सन 1924 से 1928 तक जब तक अमेरिका ने मदद की तब तक जर्मनी में कुछ स्थिरता बनी रही, लेकिन ऐसा लगा मानो यह स्थिरता रेत के ढेर पर खड़ी थी। कब ये रेत के ढेर सरक जाएं और वो स्टेबिलिटी खत्म हो जाए। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को जो मुख्य सुधार आया था वह सुधार केवल और केवल अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर निर्भर था। लेकिन जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि अमेरिका का शेयर बाजार था, वह रातों रात धराशायी हो गया। और जब अमेरिकी एक्सचेंज धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही है मदद भी रातों रात बंद हो गई। जर्मनी में सन्नाटा खिंच गया। एक बार फिर से जर्मनी अवसाद में डूबने लगा। अमेरिका की मदद जो थी वापस हुई और जर्मनी में निराशा का माहौल बन गया। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग अपने शेयरों को धड़ाधड़ बेचने लगे। कीमतों में जो गिरावट हो रही थी, उन गिरावट को देखते हुए लोगों ने अपने शेयरों को बेचना शुरू कर दिया और स्थिति ये आ गई कि एक ही दिन में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह तो अमेरिका में आई आर्थिक मंदी की केवल शुरुआत थी। अगले 3 सालों में, मतलब 1929 से 1932 के बीच, अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वह घटकर आधी रह गई थी। उत्पादन गिर गया, फैक्ट्रियां बंद होने लगी, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे थे, सट्टेबाजों ने बाजार में पैसा लगाना बंद कर दिया था। कुल मिलाकर अमेरिका गहरे आर्थिक संकट में फंस चुका था और अमेरिका के इस संकट के कारण पूरी दुनिया अब धीरे धीरे करके उस आर्थिक मंदी की चपेट में आने लगी थी। वह अमेरिका जो जर्मनी का मददगार बन के सामने आया था, जब अमेरिका ही धराशायी हो गया तो इसका सबसे बुरा असर, सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ना था? डेफिनेटली जर्मनी पर। जर्मनी की स्थिति और ख़राब होने लगी। चलिए देखते हैं। 1932 में जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन था वह 1929 के मुकाबले 40% रह गया। मतलब जहां फैक्ट्रियों में 100 चीज़ों का प्रोडक्शन होता था, उसकी जगह पर अब केवल 40 चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी नीचे गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 60 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। जर्मनी की सड़कों पर लोग गले में तख्ती लटकाए हुए खड़े रहते और ये बोलते थे कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप जो भी काम करवाना चाहें करवा लीजिए, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। इतनी खराब स्थिति जर्मन अर्थव्यवस्था की हो चुकी थी। नौजवान जो थे वहाँ के, वे या तो बेरोजगार होते और जब बेरोजगार रहते तो या तो ताश खेलते हुए पाए जाते या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए हुए खड़े रहते। दफ्तरों के बाहर जो रोजगार देने वाले दफ्तर थे, उनके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रहती थीं। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग जो है आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। लग रहा था कि अब जर्मनी को बचाने वाला कोई भी नहीं है। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जाता, मध्यम वर्ग, खासतौर से जो वेतनभोगी कर्मचारी थे, पेंशनधारी जो लोग थे, उनकी बचतें खत्म होती जा रही थीं, सिकुड़ती जा रही थीं। कारोबार ठप होने लगे थे। छोटे मोटे व्यवसायी जो स्वरोजगार में लगे थे, उन लोगों की हालत खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। अब आप कहेंगे कि सर्वहाराकरण क्या है? तो आपको बता दूं कि सर्वहाराकरण हम उस चीज़ को बोलते हैं, मतलब जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे करके इतनी कमज़ोर होती जाए कि वह मजदूरी करने की स्थिति में आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं सर्वहाराकरण। जर्मनी के आर्थिक उत्पादन ठप हो गए। जहां 100% उत्पादन होता था वहां 40% उत्पादन रह गया। युवा बेरोजगार हो गए, या तो फक्कड़ों की तरह ताश की पत्तियां खेलते या नुक्कड़ों पर खड़े होकर बातचीतें करते, अपना टाइम पास करते।
और इसका असर ये हुआ कि समाज में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती चली गईं। जो छोटे छोटे व्यवसायी थे, जो पेंशन भोगी थे, जो वेतन भोगी थे, उनकी इनकम जो है लगभग ना के बराबर हो गई और बचत जो है वो खत्म होने लगी। पूरा जर्मन समाज सर्वहाराकरण की तरफ बढ़ने लगा। सर्वहाराकरण क्या होता है? मतलब व्यक्ति गरीब होते होते उस स्थिति तक पहुंच जाता है कि उसे मजदूरी करने के लिए जाना पड़ जाए। मतलब समाज का हर वर्ग जो है वह मजदूर वर्ग की स्थिति में पहुंचने लगा था। उन्हें डर था कि अगर यही स्थिति रही तो एक दिन इस समाज में हम सारे लोग मजदूर बनकर रह जाएंगे। जर्मनी में सिर्फ एक ही वर्ग था जिसकी हिम्मत अभी थोड़ी बनी हुई थी और वह था संगठित मजदूर। संगठित मजदूरों को अभी भी काम उपलब्ध था, लेकिन व्यवसायियों की कमर टूट चुकी थी। छोटे मोटे जो रोजगार थे वो थे ही नहीं, लोगों के घरों में कोई काम नहीं था। कुल मिलाकर जर्मनी की आर्थिक स्थिति अमेरिका के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धराशायी होने के बाद बद से बदतर होने लगी। जर्मनी के युवाओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। घरों में जो महिलाएं थीं वे अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, उनके दिल जो है रो रहे थे। मतलब जर्मनी अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। एक तरफ जर्मनी आर्थिक मोर्चे पर विफल हो रहा था, तो वहाँ दूसरी तरफ वाइमर गणराज्य के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था भी डांवाडोल होने लगी थी। चलिए हम उसे देखते हैं। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। ये समस्याएं कौन कौन सी थी? वाइमर गणराज्य का जो संविधान था उन संविधान में जो कमियां थीं वह थी, एक कमी जो थी वह थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था और हर बार गठबंधन की सरकार सत्ता में आ रही थी। और जब गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो हर दल अपनी अपनी शर्तों को लादता है और जिसकी वजह से विकास प्रभावित होता है। दूसरी कमी थी अनुच्छेद 48, जिसमें राष्ट्रपति को ये अधिकार था कि वह आपातकाल लागू कर सकता है, नागरिक अधिकार रद्द कर सकता है और अध्यादेशों के जरिए शासन चला सकता है। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडल के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि केवल 239 एक वर्ष से भी कम दिन रही। इस प्रकार अनुच्छेद 48 का जमकर इस्तेमाल किया गया और बार बार राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता रहा। पर इन सारे नुस्खों के बावजूद भी संकट दूर होने का नाम नहीं ले पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा क्या कि वाइमर गणराज्य का जन्म केसर विलियम द्वितीय के भाग जाने के बाद हुआ। फ्रेडरिक एबर्ट ने सत्ता संभाली, लेकिन जो केसर विलियम द्वितीय सम्राट था उसका जो सैनिक कमांडर था एरिक लुडेनडॉर्फ, उसने बड़ी चतुराई के साथ में पराजय का दोष सेना के ऊपर नहीं आने दिया और उसने सारा दोष फ्रेडरिक एबर्ट की सरकार के ऊपर डाल दिया। फ्रेडरिक एबर्ट की सरकार वाइमर गणराज्य के गठन के लिए जिम्मेदार थी। वाइमर गणराज्य और फ्रेडरिक एबर्ट ये लोग दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे और इस प्रकार वाइमर गणराज्य के लोगों को नवंबर का अपराधी जर्मनी के लोग कहने लगे और जर्मनी के ऊपर वैसे ही इतनी कठोर शर्तें लाद दी गई थी कि जर्मनी दोबारा सर उठाकर युद्ध की तो बात ही ना कर सके। हालात इतने खराब हो गए थे जर्मनी के कि उसने 1923 में हर्जाना भरने से इनकार कर दिया फ्रांस को। फ्रांस ने बदले में औद्योगिक इलाका रूर पर कब्जा कर लिया जो उसका कोयला भंडार था। जब फ्रांस से निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई जर्मनी ने और उसने अपने नोटों को अधिक मात्रा में छापना शुरू कर दिया तो वहाँ पर अति मुद्रास्फीति की स्थिति निर्मित हो गई और एक पाव रोटी का पैकेट खरीदने के लिए एक बैलगाड़ी भरकर नोट ले जाने की स्थिति बन गई। पूरी दुनिया में जर्मन समाज सहानुभूति का पात्र बन गया। तब अंकल सैम मतलब अमेरिका मदद के लिए आगे आया, लेकिन मददगार खुद ही फंस गया। अमेरिका ने जर्मनी की मदद की। 4 साल 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन जैसे ही अमेरिका का शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट धराशायी हुआ, जर्मनी के नीचे से मानो
ज़मीन खिसक गई हो और जर्मनी की आर्थिक स्थिति डगमगा गई, बद से बदतर हो गई। इधर आर्थिक मोर्चे पर जर्मनी संघर्ष कर रहा था, उधर वाइमर गणराज्य भी इस स्थिति से निपटने के लिए बार बार अपने आपातकालीन स्थितियों का अनुच्छेद 48 का प्रयोग किए जा रहा था और कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से जर्मनी पटरी पर आ जाए, लेकिन वित्तीय संकट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जनता को लगने लगा था कि भैया अब ये गणराज्य वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले, समाजवादी व्यवस्था वाले इस देश का भला नहीं कर सकते, इस देश से इनकी विदाई हो जाना चाहिए। मतलब, और जो पुरातन पंथी थे, जो रूढ़िवादी, परंपरागत रूढ़िवादी लोग थे, वो इसी फिराक में बैठे थे कि किसी भी तरह इन नवंबर के अपराधियों को, इन वाइमर गणराज्य के लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए और इस मामले में जर्मनी का समर्थन, जर्मनी की जनता का समर्थन इन लोगों को हासिल होने लगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि वाइमर गणराज्य का किस तरह से जन्म हुआ और हिटलर के आने का मार्ग जर्मनी में किस तरह से निर्मित हो गया। स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक चीज़ समझी इसकी। यदि फिर भी आपको इसको समझने में कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो को हम हिटलर के उदय को जब हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले आपके जो कन्फ्यूजन है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए अगले वीडियो तक। जय हिंद।